आजकल पूरी रियासत में तोड़फोड़ का दौर जारी है। आमतौर पर जमीन और जायदाद के मालिक कानून से नावाकिफ होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। जब किसी की जायदाद पर हथौड़ा पड़ता है तो इसकी क्या हालत होती है। इस मौके पर क्या किया जाना चाहिए, कानून क्या कहता है, इसे जानने के लिए हमने फिर एक बार एडवोकेट मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश की कि वो बताएं कि कानून क्या कहता है। महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम भाइयों को सलाम, हिंदू भाइयों को आदाब। दरअसल आज आपने जो सवाल किया है वो सवाल सिर्फ रियासत की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का आलम है। अभी तोड़फोड़ जो जारी हो रही है डेवलपमेंट के नाम पर, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमने जो इमारतें, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, उसको कानून के दायरे में रहकर तामीर की है क्या। अब नहीं की है तो उसके लिए क्या किया जाए। मैं कहता हूँ कि 2 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलाइजेशन एक्ट अमल में लाया है। एक यूडीसीपीआर है, एक डीसीपीआर है। डीसीपीआर उस एरिया के लिए अमल में लाया जाता है जहां पर पब्लिक डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि रकबा छोटा और पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसे बम्बई और पूना। उसके बाद वक्त गुज़रता गया, उसमें कुछ तरमीम होती गई और आखिर तरमीम में PMRDA यानी कि पूना मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी 13 फरवरी 2025 मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने PMRDA को भी UDCPR में एबॉलिश कर दिया, यानी कि इन्वॉल्व किया, उसको इम्पैनल किया। अब आप पूछेंगे UDCPR चीज़ है क्या, जिसको मराठी में हम कहेंगे कि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन कायदा। उर्दू में हम कहेंगे कि मुश्तरिका तौर पर तरक्याती कानून। अब इसमें क्या आता है कि हम कोई रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्लेस को डेवलप कर रहे हैं तो उसका FSI वहाँ कितना है। जहाँ R1 जोन में 2.0 है, न्यू लेआउट में 1.1 है, एडिशनल TDR परचेस करते हैं तो वो बढ़ते जाता है। पेड FSI में भी उसमें इंक्रीज़ होती है। फिर आपको पार्किंग कितना छोड़ना है, बिल्डिंग की हाइट मिनिमम या मैक्सिमम कितनी लेना है, तो ये सब, और पार्किंग के लिए कितनी जगह छोड़ना है, फ्रंट सेट बैक कितना छोड़ना है, बैक सेट बैक कितना छोड़ना है और साइड मार्जिन कितना छोड़ना है। ये सब चीज़ों के लिए 2 दिसंबर 2020 से पहले हर तालुका और हर नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, साथ ही साथ महानगर पालिका A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास के लिए अलग अलग कानून थे। अब इन पेचीदगियों को ख़त्म कर दिया गया UDCPR 2020 के ज़रिए। अब इसके तहत अगर हम देखें तो सबसे पहले अब जिन लोगों ने 1985 के बाद जो कंस्ट्रक्शन किया, असल हमारे पास रेगुलेशन तो RCC कंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट 1985 के बाद ही आया। तब तक तो हम लोगों की कच्ची मकानें हुआ करती थी, मिट्टी की और टीन पोश घरें हुआ करती थी। बाद में फिर RCC का कंसेप्ट आया, रफ्ता रफ्ता जगह की किल्लत होने लगी तो बहुमंजिला इमारतें तामीर हो गई, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हम जिसको कहते हैं। तो ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होते गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और उस लिहाज से गवर्नमेंट को अपने कानून में तब्दीली करना पड़ी है। अब आगे मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने 1985 में
अपनी बिल्डिंग तामीर कर ली है, वो लोग सबसे पहले अपनी बिल्डिंग को यूडीसीपीआर के तहत तामीर की गई है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल कर लें। अब इसका रास्ता क्या है, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल के ज़रिए या आपकी कंप्यूटर के ज़रिए गूगल क्रोम से UDCPR 2020 सर्च करें, जिस पर आपको एक ये हेडिंग वाली बुक्स दिखेगी, 400-500 कुछ पेजेस की है, तो आप उसको पढ़ ले। उसमें आपको हर तरीके का तामीर किस तरह किया जाए और उसके लिए क्या सिस्टम है, एप्लीकेशन सिस्टम से लेके तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स के बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। अब कई लोग ये समझते हैं कि हमने परमिशन ले ली, अब कोई ज़रूरत नहीं, तो लेकिन परमिशन से मसला हल नहीं होता। परमिशन लेने के बाद आपकी प्लेन रोड से कम 75 सेंटीमीटर 750 mm ऊंचाई पर है कि ये भी देखना ज़रूरी है। और इसका सर्टिफिकेशन आपको गवर्नमेंट या जो भी लोकल बॉडी लोकल बॉडी है उनके ज़रिए उसको आपको कंफर्म करना पड़ता है, जिसको मराठी में दृढ़ीकरण कहते हैं। उसके बाद फिर जब इमारत तामीर होती है तो उस वक्त आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और नया टैक्स असेसमेंट होगा। फिर जब आप रहने को जाएंगे तो फिर आपको ओसी लेना है, ऑक्यूपेशन भोगोटा प्रमाण पत्र, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आप उसमें रह रहे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ना ऐसा है कि कई बिल्डिंगें तामीर होगी और खाली पड़ी हुई है, तो ऐसा भी नहीं चलता इस मामले में। लिहाजा अब ये जो मसला है तो सिर्फ मरकज़ी हुकूमत तक नहीं रहा। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमारे प्लॉट्स लेआउट नहीं थे तो हमने क्या किए। तो जो लोग ने प्लॉट्स ले लिए लेकिन वो सिर्फ 7/12 के ज़रिए है, 20/30, 30/40 या जो भी हो गए, तो वो उसको NA 42 कराए, जिसकी इख्तियार तहसीलदार को है, यानी कि ख़लम 42 के तहत एक मखसूस थोड़े से खत्ते के लिए, और NA 44 के कलेक्टर के वो इख्तियार है जहाँ पर ज़िला है। तो लेकिन जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे कि औरंगाबाद शहर में AMRDA नाफिज हुआ, औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके तहत अब हमारे पास शहर पूरा औरंगाबाद शहर, कुछ फुलंबरी के देहात और दीगर भी देहात आ चुके हैं, और पूना में पिंपरी चिंचवड़ का भी और भी कुछ इलाका PMRDA में शुमार किया गया है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये एक इंटरव्यू नहीं बल्कि इसको पॉडकास्ट समझिए आप, और इस पॉडकास्ट का फ़ायदा इंशाअल्लाह अज़ीम महाराष्ट्र के आखिरी हिस्सा बम्बई के कर्नाटक बंदर से लेकर तो इधर हमारा जो महाराष्ट्र का आखिरी हिस्सा है किनवट की बाउंड्री, और नॉर्थ साइड में हमारा जो है तो जलगांव से लेके तो इधर सोलापुर मीरज तक के, इस सब के लिए ये लोग ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और अब एक नई सिस्टम आने वाली है अनकरीब, बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ है। उसकी वजह कि बहुत सारे सिटी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत आ गए। अब एक डीकंजेशन ट्रैफिक सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। डी से मुराद आप THE वाला डी ना ले, DE डैश कंजेक्शन, डी आप जो है तो प्रीफिक्स में ले कि किसी एक वर्ड को जब जैसे कि नेसेसरी अननेसेसरी, विजिबल इनविजिबल, वांटेड अनवांटेड, पॉसिबल इम्पॉसिबल, जैसे यहाँ IM UN आया तो वहाँ पर डी ना ले, डी ले, DE। तो डी कंजस्टेड ट्रैफिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सड़क की चौड़ाई होने वाली है। तो उसके लिए अब आपको इस
यूडीसीपीआर के अंदर कौन सा रोड कितनी लेंथ का है, उसके तहत उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई के हिसाब से चौड़ाई कितनी होना चाहिए, इसका डेफिनेशन इस रूल्स रेगुलेशन के बुक में किया गया है। तो अब इस ऐसा नहीं है कि अभी एक रोड इसमें फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं, न्यू लेआउट में है कि एक रोड अगर 1 मीटर से 150 मीटर तक है तो वो उसकी चौड़ाई मिनिमम 9 मीटर होना चाहिए इंक्लूडिंग पथवे। तो आप बोलेंगे कि भाई अब 9 मीटर तो हो गया, अब इसके बाद मैं घर बांध लूँ, तो नहीं, बल्कि आपको अपनी व्हीकल के लिए पार्किंग भी करना ज़रूरी है। तो लिहाजा आप इसके लिए अब कुछ, इसके बावजूद भी कुछ कंस्ट्रक्शन रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन रेगुलाइज नहीं होते, तो उसके लिए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है, स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या गुंठेवारी कानून है, बहुत सारी चीज़ें रफ्ता इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ज़रिए आपके इल्म में लाई जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस बुक्स को अच्छी तरह स्टडी करें, उसको समझे ना समझे तो आपकी जान पहचान वाले आर्किटेक्ट से रब्ता करें, उससे समझ ले। और भी कुछ मशक्क़तें आए तो आपको स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए कॉल करते हुए या इन पर्सन मुलाकात करके कुछ प्रॉब्लम्स के ताल्लुक़ अगर मशवरा करना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए कोई फ़ीस और मुआवजा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।